आज हम बात करते हैं रिवर्सिबल सेल और इरिवर्सिबल सेल के बारे में। लेकिन उसको समझने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है और उनमें से एक चीज़ है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो अपने आप होती हैं। देखिए, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सीरीज़ है उसमें पहला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में मैंने डिटेल में समझाया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक चीज़ों की। देखिए, मान लीजिए कोई चट्टान है, कोई माउंटेन है और इस चट्टान के नीचे यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। देखिए, ये रहा पत्थर और दूसरा जो पत्थर है वो चट्टान के टॉप के ऊपर है, यानी कि ऊंचाई पर है। अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब ऊंचाई पर होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? हाई होती है, यानी कि उसकी एनर्जी हाई होती है, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो नीचे वाला जो पत्थर है वो कम ऊंचाई पर है, यानी कि नीचे है। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होगी? लो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मान लीजिए मुझे ये नीचे वाला जो पत्थर है उसको मुझे उठा के कहाँ ले जाना है? ऊंचाई पर ले जाना है। तो ये अपने आप नहीं होगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मैं एनर्जी लगाऊंगा तब वो ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो ऊंचाई वाला जो पत्थर है वो, मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगाता हूँ, तब क्या होगा? वो अपने आप गिरकर ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो अपने आप होगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। इसके लिए मुझे एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो रही, अपने आप गिर कर नीचे आ रहा है। देखिए, ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है कि कोई एनर्जी जो होती है उसका ट्रांसफ़र हाई एनर्जी से लो एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है। देखिए, यहाँ पर ऊंचाई पर उसकी एनर्जी हाई थी और नीचे कैसी एनर्जी थी? लो एनर्जी थी। तो वो अपने आप एनर्जी लूज करेगा और हाई एनर्जी से कहाँ पे आ जाएगा? लो एनर्जी में आ जाएगा। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कोई भी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है तो उसका एनर्जी ट्रांसफर कैसा होगा? हाई एनर्जी से लो एनर्जी में होगा। ये चीज़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन में हमें बहुत काम आएगी ये चीज़। तो आपको याद रखना है कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है? हाई एनर्जी से लो में होता है, तभी रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल सेल की। देखिए, रिवर्सिबल सेल किसे कहते हैं? तो उसके लिए 3 कंडीशंस है, यानी कि 3 शर्त है। अगर इन तीनों शर्तों का पालन होता है तो उस सेल को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल सेल कहेंगे। आइए उन 3 शर्तों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली जो शर्त है वो इस प्रकार है। देखिए, द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल स्टॉप्स व्हेन एग्जैक्टली इक्वल एक्सटर्नल ईएमएफ इज अप्लाइड। मान लीजिए हमारा जो कोई सेल है, देखिए हमारा कोई सेल है, उसका ईएमएफ मान लीजिए 1.10 वोल्ट है। तो मैं अगर उस सेल के बाहर कोई बैटरी जोड़ दूं, ये जो बैटरी है उसको हम क्या कहेंगे? वो हमने बाहर से जोड़ा है, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ईएमएफ कहेंगे। एक्सटर्नल यानी कि बाहर का। बाहर से हम सेम वोल्टेज की बैटरी जोड़ दें, तब क्या होगा? तो सेल काम करना बंद कर देगा, ये सेल वर्क करना स्टॉप कर देगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? रिवर्सिबल सेल कह सकते हैं। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? देखिए, दूसरी शर्त ये है कि अगर हम बाहर की जो बैटरी हमने जोड़ी है, यानी कि इसको हम एक्सटर्नल ईएमएफ कहते हैं, उसको हम कम कर दे, डिक्रीज कर दे। इफ द एक्सटर्नल ईएमएफ इज डिक्रीज्ड, यानी कि बाहर की जो बैटरी है वो हम कम कर दे, कम वोल्टेज की कर दे, तो क्या होगा? देन करंट शुड फ्लो फ्रॉम द सेल, यानी कि बाहर की बैटरी अगर हम कम कर दे तो सेल में से करंट निकलेगा और कहाँ जाएगा? बैटरी में जाएगा। कैसे जाएगा वो हम आगे देखेंगे। पहले हम सिर्फ तीनों शर्तों को समझते हैं, फिर बाद में हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तीसरी शर्त क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, इफ एक्सटर्नल ईएमएफ इज इंक्रीज्ड बाय स्मॉल अमाउंट, यानी कि बाहर की जो बैटरी हमने जोड़ी है उसका वोल्टेज हम थोड़ा बढ़ा दे सेल से, सेल का जो वोल्टेज है उससे हम थोड़ा बढ़ा दे, तब क्या होगा? तब अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। यानी कि पहले सेल में से बैटरी में जा रहा था करंट, और अब करंट में बैटरी में से करंट निकल के कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा, यानी कि अपोजिट होगा। बैटरी में से निकल के कहाँ जा रहा है? सेल में जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? चार्जिंग हो रहा है उसका, ऐसा भी कह सकते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं, इन तीनों जो हमारी शर्तें हैं उसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले
रिवर्सिबल सेल का जो है वो है हमारा डेनियल सेल। अब डेनियल सेल के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। देखिए डेनियल सेल में क्या होता है, दो कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर में जिंक का रोड होता है ZnSO4 के सॉल्यूशन में, दूसरे में कॉपर का रोड होता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। और हमें पता है कि जिंक जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए Zn कन्वर्जन हो रहा है Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। कॉपर जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि जो कॉपर सल्फेट है इसमें ऑलरेडी Cu+2 आयंस है, वो क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किसका और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे रिडक्शन कहते हैं। और ऑल ओवर जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से हमको ऑल ओवर रिएक्शन देखने को मिलेगी। और सेल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगा। ये तो जस्ट बात हो रही है डेनियल सेल की। अब हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, इसको हम रिवर्सिबल सेल कहेंगे या नहीं कहेंगे वो हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो हमारा सेल है, ये हमारा जो डेनियल सेल है उसका ईएमएफ कितना है, डेनियल सेल का ईएमएफ है 1.10 वोल्ट, ये फिक्स्ड है। अगर आपके पास डेनियल सेल है तो इसका ईएमएफ कितना होगा 1.10 वोल्ट ही होगा। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसके बाहर एक बैटरी जोड़ता हूँ, देखिए बैटरी में जोड़ रहा हूँ, ये बैटरी मैंने बाहर से जोड़ दी, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी हमने जोड़ दी। अब क्या होगा, बैटरी मान लीजिए मैंने जो एक्सटर्नल ईएमएफ है इसको हम क्या कहेंगे एक्सटर्नल ईएमएफ कहेंगे, क्योंकि हमने बाहर से जोड़ी है, इस सेल की कोई बैटरी नहीं, हमने बाहर से जोड़ी है, इसको मैं बैटरी कह रहा हूँ, बाहर से बैटरी जोड़ दी और उसका वोल्टेज कितना मैंने लिया है 1.10 वोल्ट की ही बैटरी जोड़ी है। तो पहली कंडीशन क्या थी, एक्सटर्नल ईएमएफ अगर सेम वोल्टेज का हो, यानी कि सेल का जो ईएमएफ है 1.10 वोल्ट और बैटरी भी 1.10 वोल्ट की ही लगा दो, तब क्या होगा, तब ये सेल काम करना बंद कर देगा, ये कैसा हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, फिर से आपको याद करना पड़ेगा। एनर्जी ट्रांसफर कैसा होती है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए दोनों का वोल्टेज सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, नहीं होगी। एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, एक की एनर्जी हाई चाहिए दूसरे की लो चाहिए, तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो पाएगी। इसलिए दोनों एनर्जी यहाँ पर सेम है, इसलिए यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ये सेल वर्क नहीं करेगा, ये सेल स्टॉप हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, देखिए दूसरी कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, मान लीजिए बाहर का जो ईएमएफ है वो हमने कम कर दिया, एक्सटर्नल ईएमएफ पहले 1.10 वोल्ट था, सेम रखा था, अब मान लीजिए मैंने 0.8 वोल्ट कर दिया है, तब क्या होगा, तब सेल में से करंट निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, देखिए सेम प्रिंसिपल है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी में। पहले यहाँ पर जो ईएमएफ है हमारा सेल का ईएमएफ, इसको हम कहेंगे सेल का ईएमएफ, हमारा डेनियल सेल का ईएमएफ कितना है 1.10 वोल्ट, वो 1.10 वोल्ट है, और बाहर का ईएमएफ कितना है 0.8 वोल्ट है। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा, हाई से लो होगा, हाई कौन सा है हमारा सेल का है, तो सेल में से करंट निकलेगा, कहाँ जाएगा, सीधा बैटरी में जाएगा। ये प्रिंसिपल हो रहा है, प्रिंसिपल का पालन हो रहा है। यानी कि अगर बाहर का जो ईएमएफ है, यानी कि बाहर से बैटरी हमने जोड़ी है, उसका पोटेंशियल कम है, उसकी एनर्जी कम है, तो अब क्या होगा, सेल में से करंट निकल के कहाँ जाएगा, बैटरी में जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर हम बाहर का ईएमएफ है वो बढ़ा दे, मान लीजिए इसको मैंने 1.5 वोल्ट कर दिया है, देखिए सेल का ईएमएफ कितना है 1.10 वोल्ट और बाहर का मैंने कितना कर दिया है 1.5 वोल्ट बढ़ा दिया है। एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में, तो यहाँ पर बैटरी का एनर्जी हाई है, तो बैटरी में से करंट निकलेगा और सीधा कहाँ पे जाएगा, सीधा जाएगा हमारे सेल में। 1.10 वोल्ट कम है 1.55 वोल्ट से, यानी कि सीधा निकल के कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चार्जिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, चार्जिंग होता है।
देखिए हमारा जो मोबाइल, मान लीजिए मोबाइल हमको चार्ज करना है, तो मोबाइल का जो कुछ एनर्जी होगा, मोबाइल में कुछ सेल बना है, कुछ बैटरी है, उसका कुछ एनर्जी होगा। लेकिन जो हमारे जो घर का जो प्लग होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा है। तो क्या होगा, प्लग की जो एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि जो कनेक्शन है हमारा घर का, उसका जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा है, इसलिए वो वहाँ से एनर्जी निकल के कहाँ जाएगी, हमारे मोबाइल में जो बैटरी है उसमें जाएगी, और हमारे मोबाइल की बैटरी कैसे होगी, चार्ज होगी। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। यानी कि डेनियल सेल जो है वो कौन सा सेल है, रिवर्सिबल सेल है। तीनों कंडीशन का पालन हो रहा है। सेम ईएमएफ की अगर बाहर से बैटरी छोड़ दे तो सेल काम करना बंद कर देगा, कम ईएमएफ की जोड़े तो सेल में से करंट निकलेगा, और ज़्यादा ईएमएफ की बैटरी जोड़ दे तो बैटरी में से करंट निकल के कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। तो ये तीनों चीज़ इस प्रकार से काम करती है। तीनों में एक ही प्रिंसिपल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का प्रिंसिपल है, वो आपको याद रखना। इसलिए मैंने आपको पहले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में समझाया था, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेल रिएक्शन, नॉर्मल जो रिएक्शन होती है वो इस प्रकार होती है, Zn प्लस Cu प्लस टू गिव्स Zn प्लस टू प्लस Cu। और रिवर्सिबल यानी कि उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन कैसे होगी, देखिए ये जो हमारा ये पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन में क्या होगा, ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में। देखिए उल्टा हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो डेनियल सेल है उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल सेल कहेंगे। इसके अलावा और भी सेल है, देखिए लेड एसिड बैटरी हो गई, निकल कैडमियम बैटरी हो गई, ये भी कैसे कैसे है, रिवर्सिबल सेल ही है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए अब बात हम करते हैं इरिवर्सिबल सेल की। देखिए इरिवर्सिबल सेल सिंपल है, अभी हमने जो तीन कंडीशन बताई, यानी कि सेम वोल्टेज की बैटरी हम बाहर से जोड़ दे तो सेल का काम करना बंद कर देगा, कम ईएमएफ की जोड़े तो सेल में से करंट निकलेगा, और ज़्यादा ईएमएफ की जोड़े तो बैटरी में से निकल के सेल में करंट जाएगा। और इन इन तीनों जो कंडीशन है उसमें से एक भी कंडीशन का पालन नहीं हो रहा है, देखिए तीनों कंडीशन का पालन होना ही जरूरी है, एक भी कंडीशन ऐसी है जिसका पालन नहीं हो रहा है, बराबर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस सेल को हम कहेंगे इरिवर्सिबल सेल कहेंगे। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल कहेंगे। और इरिवर्सिबल सेल को हम समझते हैं। देखिए इरिवर्सिबल सेल में वापस में रिएक्शन नहीं होती, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होती। ऐसा क्यों हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों नहीं होती, देखिए उसका रीजन ये है कि रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, या फिर मान लीजिए कोई गैस रिलीज हो रहा है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो गैस तो क्या हो जाएगा, रिलीज होकर चला जाएगा, और वो वापस फिर से तो आ नहीं सकता। मान लीजिए कोई गैस निकला है और वो चला गया है एटमॉस्फेयर में, तो उसे पकड़ के वापस तो नहीं ला सकते, इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होती, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। देखिए इरिवर्सिबल सेल में क्या होता है, इफ एक्सटर्नल ईएमएफ इज अप्लाइड ओरिजिनल स्टेट कैन नॉट बी ऑब्टेन, यानी कि पहले वाला जो स्टेट था, ओरिजिनल जो था वो वापस नहीं आ पाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन इरिवर्सिबल रिएक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अंडरगो प्रेसिपिटेशन, कुछ अवक्षेपित होता है, पीपीडीस बन जाता है, या फिर कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी कि हीट में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और एनर्जी लॉस्ट हो गई, तो एनर्जी एक बार लॉस्ट हो गई फिर वो उसको वापस नहीं ला सकते, इसलिए इस प्रकार का सेल को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल सेल कहते हैं। डिटेल में हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम इरिवर्सिबल सेल का, जो एग्जांपल है वो ये रहा हमारा एग्जांपल, ये जिंक कॉपर सेल है, उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल कहेंगे। देखिए ऐसा क्यों, इसे इरिवर्सिबल सेल क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, नॉर्मल रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, और जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये तो कॉमन रिएक्शन है, कई बार हम देख चुके हैं। और जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो ये कॉपर नहीं लेगा, बल्कि क्या करेगा, ये H2SO4 जो है उसके अंदर H+ है,
यानी कि ये 2H प्लस क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस बनाएंगे, और H2 गैस हवा में निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा H2S गैस, सॉरी H2S नहीं, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो 2H प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और वो निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे बबल्स निकलेंगे, ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। और गैस तो एक बार निकल गया, उसको वापस से तो नहीं ला सकते, ये तो इम्पॉसिबल ही है। और ऑल ओवर रिएक्शन जो है वो इस प्रकार होगी। देखिए इसमें एक डायरेक्शन में ही एरो बताया है, इसका मतलब ये रिवर्स में नहीं होगी। देखिए रिवर्स में होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो H2 गैस हमको जो निकल गए है उसको लाना है, उसके अंदर Zn+2 डालना है, तो फिर क्या बनेगा, Zn+2H प्लस बनेगा। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, H2S गैस ये तो बबल्स निकल गए हैं, उसको हम कैसे ले आएंगे। इसलिए इस प्रकार के सेल को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल कहेंगे। इसमें एक डायरेक्शन में ही रिएक्शन होती है, उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होती। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, बाहर का जो ईएमएफ है वो बढ़ा देता हूँ, एक्सटर्नल ईएमएफ में बढ़ा देता हूँ, तो आइडियली रिएक्शन उल्टी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं एक्सटर्नल ईएमएफ बढ़ा दूं तब क्या होगा, तब ये रिएक्शन जिंक के बजाय कॉपर में होगी, जिंक के बजाय कॉपर में रिएक्शन होगी। देखिए पहले जिंक में हो रही थी, लेकिन अब कहाँ पे होगी, कॉपर पे होगी। कॉपर का है ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि Cu+2 में कन्वर्जन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर से कौन लेगा, H2SO4 का H प्लस लेगा, यानी कि 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके और H2 गैस बनाएंगे और H2 गैस फिर से रिलीज हो जाएगा। सेम रिएक्शन है, यही रिएक्शन पहले जिंक में होती थी, अब हमने एक्सटर्नल ईएमएफ बढ़ा दिया तो ये कॉपर में होने लगी है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ये है हमारा रिडक्शन। ऑल ओवर रिएक्शन इस प्रकार होगी। देखिए यहाँ पर भी देखिए ये H2 गैस जो है, हाइड्रोजन गैस, वो तो निकल गया है, वो वापस नहीं आएगा, यानी कि ये बैकवर्ड में फिर से रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम सेम ईएमएफ की बाहर से बैटरी जोड़ दे तो अब ये सेल काम करना बंद कर देगा, यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन का पालन हो रहा है यहाँ पर। एक्सटर्नल ईएमएफ अगर सेम रख दे तो जिंक कॉपर सेल जो है हमारा ये काम करना बंद कर देगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है उसका पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के सेल को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल कहेंगे। यानी कि इरिवर्सिबल सेल अगर हो तो उसको 3 में से जो कंडीशन हमने बताई गई उसमें एक भी कंडीशन का पालन नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल कहेंगे। तो ये जो जिंक कॉपर सेल है उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल कहेंगे।